अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक वक्त ऐसा था कि अरब के तमाम ममालिक इराक, ईरान, शाम, फलस्तीन सब सुकून की नींद सोते थे और सुकून से उठते थे। उसके पीछे एक ही वजह थी और वो थी सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन ने एक दफा अपने मुल्क के लोगों से कहा था कि जब तक मैं जाग रहा हूं उस वक्त तक तुम सुकून से सो सकते हो, लेकिन जिस दिन मैं मर गया उस दिन तुम्हारा सुकून खत्म हो जाएगा। और तारीख गवाह है कि आज सद्दाम हुसैन के जाने के बाद कोई भी अरब मुल्क सुकून से नहीं है। हम देखें तो आज शाम जल रहा है, सऊदीया में बगावत है और फलस्तीन में जुल्म है। दोस्तों, सद्दाम हुसैन 28 अप्रैल 1937 को इराक के एक शहर तिक्रित के एक गांव में पैदा हुआ। ये गांव मुल्क के गरीब तरीन गांव में से एक था और सद्दाम हुसैन ने भी अपना बचपन गरीबी में ही गुजारा। आज हम देखेंगे कि सद्दाम हुसैन की 24 साल हुकूमत क्यों अमेरिका और इसराइल के लिए मुसीबत बन गई थी, और जानेंगे सद्दाम हुसैन के बारे में ऐसे फैक्ट्स जो कि आपको यकीनन पहले नहीं पता होंगे। सद्दाम हुसैन ने 12 साल की उम्र में अपना घर बार छोड़कर अपने मामू के साथ रिहाई शुरू की, जो कि फौज में ऑफिसर थे। सद्दाम हुसैन को किताबें पढ़ने का और शिकार का बहुत शौक था। 18 साल की उम्र में उन्होंने बास पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली और उस वक्त तक इराक की हुकूमत में भी इनकलाब आ गया था। सद्दाम हुसैन को उसकी बास पार्टी की हाई कमांड ने बगदाद बुला लिया और उधर इन्हें सदर अब्दुल करीम कासिम को कत्ल करने का मिशन मिला। सद्दाम हुसैन ने इस मिशन के लिए रिवॉल्वर और मशीन गन को निशाने पर चलाना सीखा। 7 अक्टूबर 1959 को सद्दाम हुसैन ने अपनी मशीन गन से सदर करीम को गोलियां मारी, जिनमें से 2 गोलियां तो उसको लगी लेकिन वो बच गया। जवाब में गार्ड्स ने फायर किया तो सद्दाम हुसैन की टांग पर गोली लग गई। गिरफ्तारी के डर से सद्दाम हुसैन हॉस्पिटल नहीं गया और भेस बदलकर बगदाद की तरफ फरार हो गए। सद्दाम हुसैन ने अपने गांव तिक्रित की तरफ रुख किया और रास्ते में सद्दाम हुसैन को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से उसको काफी जख्म हुए। आखिरकार वो गांव पहुंचे और उन्होंने सारा माजरा अपने वालिदैन को बताया। वो समझ गए कि इसका इराक में रहना ठीक नहीं, तो उन्होंने सद्दाम हुसैन को शाम भेज दिया और शाम से सद्दाम हुसैन को बास पार्टी की तरफ से बुलाया भी आया था। शाम जाने के बाद उनको मिस्र भेज दिया गया ताकि वो अपनी तालीम मुकम्मल कर लें। मिस्र में उन्होंने लॉ की डिग्री की और वहीं उनकी मुलाकात अमेरिकन CIA से भी हुई। अब कायरा के अमेरिकी सफारत खाने में भी इनका आना जाना लगा रहता था। 25 फरवरी को इन्हें इराक में मौत की सजा सुनाई गई और इन्होंने वहीं पर बास पार्टी की कमेटी बिठाई। उसी दौरान जनरल अब्दुल रहमान आरिफ ने हुकूमत का तख्ता उलट दिया और सद्दाम हुसैन इराक वापस आ गए। 4 सितंबर 1964 में बास पार्टी के कारकुनों की हुकूमत उलटने पर गिरफ्तारियां शुरू हो गई और सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी गिरफ्तारी में इन्हें बास पार्टी की बैन अरब नेशनल लीडरशिप का कारकुन चुन लिया गया। उसके बाद 1966 में रिहाई हासिल करने के बाद ये बास पार्टी की मरकजी क़यादत में शामिल हुए और बाद में अपने साथियों के साथ मिलकर हुकूमत का तख्ता उलट दिया। अब सद्दाम हुसैन ने बास पार्टी के लीडर मेजर अहमद हसन अल बकर की हुकूमत का ऐलान किया। 2 माह बाद फौज ने इसके खिलाफ बगावत की, जिसे सद्दाम हुसैन ने कुचल दिया। उसके बाद बास पार्टी ने मुल्क की तरक्की के लिए काम किया और तेल की दौलत की वजह से इराक को दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों में लाकर खड़ा कर दिया। 1970 के दौरान अहमद अल बकर भी बीमारी की वजह से सियासत से दूर होने लगे, तो 1969 को इस्तीफा देकर इक्तदार सद्दाम हुसैन को दे दिया। अब सद्दाम हुसैन इराक के सदर बन गए। 1990 में सद्दाम हुसैन ने एक अजीब सी ख्वाहिश का इजहार किया कि मैंने अपने खून से कुरान पाक का एक नुस्खा लिखवाना है। 2 साल तक हर हफ्ते सद्दाम हुसैन अपना खून देते, जिससे कुरान पाक का नुस्खा लिखा जाता। आपको बताता चलूं कि इस नुस्खे को लिखवाने के लिए सद्दाम हुसैन का 24 लीटर खून इस्तेमाल हुआ, जो कि आज भी इराक की एक मस्जिद में महफूज है। मिस्र में कयाम के दौरान सद्दाम हुसैन को अंदाजा नहीं था कि अमेरिकन CIA उन्हें सिर्फ मौजूदा हुकूमत को हटाने के लिए मोहरे के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। अब हुकूमत मिलने के बाद इन्होंने कौम के लिए काम किया और अमेरिका के कहने पर इन्हें आंखें दिखाई, तो वही हुआ जो पिछली हुकूमतों के साथ हुआ था, यानी कि सद्दाम हुसैन के खिलाफ साजिशें हुई। अमेरिका ने एक अच्छी खासी साजिश के तहत सुन्नी शिया को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया, जिसके नतीजे में इराक ईरान जंग हुई और काफी सिपाही मारे गए। अमेरिका ने यह साजिश इसलिए की ताकि वो अरब ममालिक को हथियार बेच सके, और उसने ऐसा ही किया, इन ममालिक को हथियार बेचे और इनसे बेबा पैसा लिया। अब अमेरिका का अगला टारगेट इराक का तेल निकालना था। उसको हासिल करने के लिए सद्दाम हुसैन को हटाना जरूरी था, क्योंकि सद्दाम हुसैन ने सारी ऑयल कंपनीज को नेशनलाइज कर दिया था और बाहर से कोई कंपनी इराक का तेल नहीं निकाल सकती थी। अब की बार सद्दाम हुसैन को हटाने के लिए बड़े लेवल की साजिशें की गई, जिसमें एक अमरीकी सफीर की सद्दाम हुसैन से लगातार मुलाकातें करवाई गई। उस सफीर ने बताया कि कुवैत का फलां इलाका जो कि इराक के बॉर्डर से मिलता है, वहां से कुवैत मुसलसल इराक का तेल चोरी कर रहा है।
اب عراق نے کویت پر حملہ کر دیا اور اس علاقے پر قبضہ کر لیا۔ سب مسلم کنٹریز نے صدام حسین کو سمجھایا کہ کویت کو چھوڑ دو، لیکن وہ نہیں مانے اور اب سارے ملک صدام حسین کے خلاف ہو گئے۔ اب امریکہ نے سب عربی ملکوں کو خاص کر کے سعودی کو یقین دلایا کہ عراق فوجی طاقت کے ذریعے عرب ممالک پر قبضہ کر رہا ہے، جیسے کہ کویت پر کیا۔ اب سارے عرب کنٹریز نے امریکہ کو اجازت دی کہ وہ عراق پر اپنی فوجیں اتاریں اور امریکہ کی یوں خواہش پوری ہوئی۔ 28 فروری 1991 کو جب امریکہ نے فوجی کارروائی کی تو عراق کی فوج چورا چور ہو گئی اور وہ معاشی طور پر تباہ ہو گیا۔ اب کوئی عرب طاقت بھی صدام حسین کے ساتھ نہ تھی اور امریکہ نے بھی اس پر پابندیاں لگا دی، جس کی وجہ سے یہ معاشی طور پر چورا چور ہو گیا۔ اس کے بعد امریکہ نے عراق کے خلاف اور بھی کئی سازشیں کی اور 9/11 کا ڈرامہ کر کے بھی عراق پر اٹیک کیا کہ ان کے پاس اٹامک ویپنز ہیں۔ اب امریکہ کے صرف دو مقصد تھے کہ عراق کے تیل کو کیسے لوٹا جائے اور عراقی فوج اتنی طاقتور نہ ہو کہ کل کو اسرائیل پر ہی حملہ کر دے۔ اب 20 مارچ 2003 کو عراق کی تباہی کی شروعات ہوئی۔ اس مشن میں صرف امریکہ ہی نہیں بلکہ ساتھ ہی ساتھ کئی عرب ممالک بھی شامل تھے۔ امریکہ نے عراق میں بہت سی سازشیں کی اور اپنی پوری کوشش کی کہ عراق کو انتہائی کمزور کر دیں۔ اب 22 جولائی 2003 کو عراق کے شہر موصل پر حملہ کر کے صدام حسین کے دو بیٹوں کو قتل کر دیا گیا۔ صدام حسین تو بغداد پر حملے کے بعد ہی چھپ گئے تھے، لیکن 14 دسمبر 2003 کو ان کی گرفتاری کا اعلان کیا۔ 19 اکتوبر 2005 کو 157 شیعوں کے قتل کے الزام پر صدام حسین پر مقدمہ شروع ہوا اور نومبر 5 2006 کو انہیں بغداد کے شہر میں پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ آخر جمعے کے دن 29 سے 30 دسمبر میں انہیں پھانسی دے دی گئی۔ پھانسی دیتے وقت ان سے بدزبانی کی گئی اور پھانسی کے بعد ان کی لاش کے ساتھ بے حرمتی بھی کی گئی۔ صدام حسین نے پھانسی سے پہلے غسل کیا، نماز پڑھی اور اپنے سیدھے ہاتھ میں پکڑا قرآن پاک جلاد کو دیا اور کہا کہ یہ فلاں شخص کو دے دینا۔ انہوں نے تخت پر چڑھ کر 3 دفعہ اللہ اکبر کہا اور پھر ہمیشہ کی نیند سو گئے۔ صدام حسین نے اپنی زندگی میں کچھ غلطیاں بھی کی، لیکن وہ اپنی قوم کے ساتھ مخلص تھے۔ انہوں نے غلطی یہ کی کہ وہ اپنے دشمن کو نہ پہچان سکے اور اسی وجہ سے انہوں نے اپنے عرب بھائیوں کو ہی اپنا دشمن بنا لیا۔ صدام حسین کی نہ ہونے کی وجہ سے عراق آج بھی لاوارث ہے اور آج بھی صدام حسین کے ان الفاظ کو یاد کرتا ہے کہ صدام حسین نے کہا تھا کہ جب تک میں جاگ رہا ہوں تب تک تم سکون سے سو رہے ہو، لیکن جس دن میں مر گیا تو تمہارا سکون ختم ہو جائے گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔